हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ए ग्रेट वेलकम टू अमाय लर्निंग जोन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन। किसी भी आदमी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेट रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं से तो मोटिवेट हुई होंगी। अब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें भी कहीं से मोटिवेशन मिला होगा। अब मोटिवेशन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोस में बगल में अभी अभी कोई जॉब लगी हो और उस जॉब को, उस आदमी का रुतबा देखकर, उस आदमी की पहचान देखकर तुम मोटिवेट हुए हो और तुम्हारे मन में ये इच्छा हुई हो कि गवर्नमेंट जॉब वाले का तो एक अलग ही रुतबा होता है। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेट रखें और मोटिवेशन के क्लास में से, अभिप्रेरणा की क्लास में से डिफरेंट डिफरेंट टेट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाऊंगी। लेकिन क्वेश्चंस करवाने से पहले तुम्हें थ्योरी पता होनी चाहिए, तुम्हें उस मोटिवेशन का, उस अभिप्रेरणा का सिद्धांत पता होना चाहिए। वहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। थ्योरी के तुरंत बाद इसी क्लास में ही क्या करवाऊंगी, मोटिवेशन। 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी और अभिप्रेरणा वाला टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको 2 पर करके देख लेना, बाद में देखोगे तो मतलब आपकी जैसे 1.5 घंटे की क्लास है तो 30-40 मिनट में आपके 1-2 नंबर बन रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाऊंगी। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टाइम को खराब करे बिना। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन। पहले तो इस शब्द की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। जो मोटिवेशन शब्द है वो कहाँ से आया? लैटिन भाषा के शब्द या फिर ग्रीक भाषा के शब्द मोटम से बना। मोटिवेशन शब्द कहाँ से आया? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के मोटम शब्द से आया। मोटम, ठीक है। और मोटम का मतलब क्या होता है? टू मूव ऑन। टू मूव ऑन। अब मूव होकर तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसको मोटम बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं मूवियर। ठीक है, इसका मीनिंग भी क्या होता है? टू मूव ऑन, यानी कि अपने आप को एक गति देना। एक गति देना। अब गति देकर कहाँ जाना है? तुमने कोई चांद पे जाना है, या तुमने किसी माउंट एवरेस्ट पर जाना है, या तुम्हें एक जॉब लेनी है। यानी कि जो आपका गोल है, जो आपके इंसेंटिव्स है, वहां तक आपको पहुंचने के लिए अपने आप को क्या करना? मोटिवेट रखना, मूव ऑन करना। अब यहाँ बैठे बैठे ही सामने खाना रखा है तो खाना तो आपके पास कभी भी नहीं आएगा, आपको ही उस खाने तक जाना पड़ेगा। प्यास लगी है तो आपको ही पानी तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। तो अपने आप को क्या करना है? मूव ऑन करना है। और मूव ऑन करके जाना कहाँ पर है? अपने लक्ष्य के पास जाना है। यानी कि इसको मोटिवेशन की जरूरत क्या है? आपको लक्ष्य के पास जाना है। अब लक्ष्य आपका क्या है? गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आप उस तरीके से तैयारी करोगे, उसकी तरफ मूव ऑन करोगे। आप एग्जाम दोगे, टेट दोगे, फिर मेंस दोगे। अगर आपका लक्ष्य है समाज के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त करना, तो आप वैसे पढ़ने के लिए आए हो कि मेरे अंदर क्या हो? नॉलेज हो। या आपका मोटिव हो सकता है कि मेरे एक अच्छे नंबर आए और अपने पेरेंट्स के सामने मैं प्रशंसा का पात्र बनूं और वो मेरी तारीफ करें कि मेरे बच्चे के इतने नंबर आए। अलग अलग बच्चे का अलग अलग गोल अलग हो सकता है। आपको उस किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए खुद को क्या रखना पड़ेगा? मोटिवेट रखना पड़ेगा और अपने आप को क्या करना पड़ेगा? टू मूव ऑन। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या है? ये एक तरह की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आदमी को क्या करती है? गतिशील करती है। यानी कि मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखूं, अभिप्रेरणा क्या है? आराम आराम से क्लास को करेंगे। अभिप्रेरणा क्या है? साथ साथ नोट्स बना लेना। नोट्स बनाओगे तो जब एमसीक्यू करवाऊंगी तो आप पेज पलट के देख सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस एक अलग तरीके से बिल्टअप होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये नाम तो सुने पहचाने हैं बट इनके डिफरेंट नेम पूछ लिए जाते हैं और वो हमें नहीं पता होते। हमें टॉपिक का ज्ञान होता है लेकिन इसके साथ में जो दूसरे नाम है ना, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक
प्रक्रिया है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। आंतरिक के साथ आप स्लैश लगाकर बाह्य भी लिख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन हमें अंदर से ही मिले। जो नंबर लेने के लिए, जो समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, जो अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, उपलब्धि के लिए जो अभिप्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होती है, वो बाह्य रूप से प्रक्रिया होती है, मतलब बाह्य प्रक्रिया होती है वो। ठीक है, एक आदमी खुद पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि वो इंटरनल मोटिवेट है। और एक आदमी को दूसरे को नंबर दिखाने के लिए पढ़ रहा है, मेरे नंबर इतने आए, तो वो क्या है? बाह्य रूप से मोटिवेट है। एक बच्चा साइकिल से गिर जाता है, फिर उठकर साइकिल चलाना सीख लेता है, सीखने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, तो वो क्या करता है? वो अंदर से मोटिवेटेड है। ठीक है, कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना या अच्छे नंबर दिखाने के लिए पढ़ना, वो क्या है? बाह्य रूप से मोटिवेट है। तो ये जो अभिप्रेरणा के बारे में बातें लिखूं, तो अगर इसकी विशेषताओं की बात करूं, तो ये क्या है कि एक तरीके का आंतरिक गुण है। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है? एक तरह का मानसिक प्रक्रिया है। यह एक सारा खेल ही मानसिक है। अब मैं फेल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे अंदर मोटिवेशन है ही नहीं। फेल हूं, पास हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ठीक है। कुछ चीजें, मुझे खाना, भूख लगती है तो मैं सो जाता हूँ, प्यास लगती है तो मैं पानी पी लेता हूँ, भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, नींद आ रही तो सो जाता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो वो जिंदगी में क्या है? एक तरह की नीरसता है। ठीक है, किसी गोल तक पहुंचना है तो आपको अंदर से क्या रहना पड़ेगा? मोटिवेट रहना पड़ेगा। यानी कि ये किस तरह की क्रिया है? ये एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है। और क्या हो सकता है? ये हमारे अंदर की शक्ति है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? ये अभिप्रेरणा क्या है? यह एक आंतरिक शक्ति है। अंदर से ही तो आदमी अभिप्रेरित रहता है। आंतरिक शक्ति है। और क्या है? गोल तक पहुंचाने का एक अभिप्रेरणा किसकी तरह काम करती है? एक साधन की तरह काम करती है। व्यक्ति को ये क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, और व्यक्ति प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यह व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का काम करती है। प्रोत्साहित करने का काम करती है। और क्या हो सकता है? ये किसकी तरह काम करती है? ये एक साधन की तरह काम करती है। अभिप्रेरणा है, ये एक साधन की तरह काम करती है। यह एक हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन है। यानी कि अभिप्रेरित है उस तो ही हम वहां तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो हम वहां हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब अभिप्रेरणा पढ़ने के लिए हमें कुछ शब्द पढ़ने होते हैं, और उन शब्दों को बहुत अच्छे से समझेंगे तभी हम इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। एक हमारा क्या होता है? मोटिव होता है, यानी कि प्रेरक की तरह काम करता है। वो मोटिव कैसे हो सकता है? उसको देखते हैं, पहले स्पेस को क्लियर करते हैं। यानी कि एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोटिव। और उसी को क्या कहते हैं? प्रेरक। ठीक है, अब ये प्रेरक कुछ भी हो सकता है। ये कोई एक वस्तु हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक स्थान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, मिठाई हो सकती है। वो हमारे लिए क्या करते हैं? वो हमारे लिए उद्दीपक का काम करते हैं। उस उद्दीपक को देखकर हमारे अंदर क्या आती है? एक प्रेरणा जागृत होती है कि ये मुझे चाहिए। अब वो वस्तु है, वो कोई गाड़ी है, वो कोई जगह है, वो कोई व्यक्ति है, वो कोई भी है जो हमारे लिए किसका काम करेगा? एक उद्दीपक का काम करेगा, एक स्टिमुलस का काम करेगा। अब प्रेरक होगा तभी तो हम क्या करेंगे? हमारे अंदर वो उद्दीपक जागेगा, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? अभिप्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। यानी कि जो प्रेरक होते हैं ना, वो कोई भी चीज हो सकती है, स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या वस्तु हो सकता है, जिसको पाने के लिए
ये हमारे लिए क्या करेंगे, उद्दीपक का काम करेंगे, जो हमारे व्यवहार का, हमारे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कोई भी चीज, स्थान, व्यक्ति या वस्तु जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करके, व्यवहार में परिवर्तन करके हमारे ध्यान को आकर्षित करेंगे, ध्यान को आकर्षित करेंगे। गाड़ी चाहिए किसी की, दूसरे की गाड़ी देख ली तो वो हमारे ध्यान को उसने क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। हमारे व्यवहार में सडन क्या आया, परिवर्तन आया, और वो क्या है हमारे लिए, वो जो गाड़ी है वो एक उद्दीपक का काम करेगी, एक प्रेरक का काम करेगी, हमारे ध्यान को आकर्षित करने का काम करेंगे। ठीक है, अगर ये प्रक्रिया करने से पहले हमें ये उद्दीपक दिख जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। और प्रक्रिया, ये क्रिया करने के बाद हमारा ध्यान इसकी तरफ जाता है तो ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, पुनर्बलन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीजें है ना, ये सारी की सारी, ये ऊपर जितनी भी चीजें लिखी है, ये हमारे लिए किसका काम करती है, उद्दीपक का काम करती है। एक उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलस का काम करती है। ठीक है, कब, अगर ये क्रिया से पहले दिखे, यह क्रिया से पहले दिखाई दे, पहले दिखाई दे, इसको देखकर क्रिया हुई तो हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उद्दीपक। यह क्रिया से पहले दिखाई दे तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये उद्दीपक के तरह काम करेगा। और अगर ये क्रिया के बाद दिखाई दे तो इसको क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं, पुनर्बलन, यानी कि रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट। यह प्रेरक, यह किसके लिए यूज किया था, प्रेरक के लिए। यह प्रेरक क्रिया के बाद दिखाई दे, बाद दिखाई दे। ठीक है, मिठाई की शॉप पर गए, बहुत तरह की हमें मिठाइयाँ दिखाई दी, एकदम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, और व्यवहार में जो सडन परिवर्तन आया वो हमारे दिमाग के अंदर उतरा, हमारे ध्यान को उसने आकर्षित किया। तो वो जो मिठाइयाँ थी वो क्या थी, हमारे लिए प्रेरक का काम कर रही थी, मोटिव का काम कर रही थी। लेकिन उसमें से अगर एक मिठाई पसंद आ जाती है, रसगुल्ला पसंद आ गया, तो उस रसगुल्ला हमारे लिए किसका काम करेगा, उद्दीपक का काम करेगा। और अगर वो बार बार हमारा लेने का मन करता है, उस क्रिया को हम दोहराते हैं, तो वो हमारे लिए किसका काम करेगा, पुनर्बलन का काम करेगा। ठीक है, यानी कि उद्दीपक क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स प्रेरक है। ये देखो, ये प्रेरक, उद्दीपक, पुनर्बलन, ये नाम आपको बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चंस में, तो इसको एक बार में ही लैंग्वेज की फॉर्म में समझ लो। यानी कि जो उद्दीपक, जो प्रेरक क्रिया से पहले दिखाई दे तो वो तो हमारे उद्दीपक का काम करेगा, और क्रिया के बाद जो प्रेरक दिखाई दे वो हमारे लिए किसका काम करेगा, प्रेरणा का काम करेगा। ठीक है, अब ये उद्दीपक को समझते हैं। उद्दीपक क्या है, उद्दीपक क्या है, यानी कि उद्दीपक, उद्दीपक, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलस। अब ये दो तरह के का हो सकता है, एक तो होता है कंडीशनल और एक क्या होता है, अनकंडीशनल। पहले लिख दिया मैंने अनकंडीशनल, अनकंडीशनल उद्दीपक, और दूसरा उद्दीपक क्या होता है, कंडीशनल उद्दीपक। देखो, वैसे तो ये अन लग गया, जैसे कि हम कहते हैं कॉन्शियस चेतन मन और अनकॉन्शियस अचेतन मन, लेकिन यहाँ पर अन लगा है ना, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, स्वाभाविक, स्वाभाविक उद्दीपक। और जहां पर कंडीशन लागू हो गई, इसका मतलब वो नेचुरल तो है नहीं, वो कैसा है, अस्वाभाविक। कंफ्यूज मत होना, पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनको ये लैंग्वेज में ही दिक्कत आती है, उनको पता ही नहीं होता स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, तो फिर वो आगे टॉपिक में मूव ही नहीं करते, वो टॉपिक उनके लिए क्या बन जाता है, बोरिंग बन जाता है। देखो, वैसे हम अन लगा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अनकॉन्शियस अचेतन, उसकी लैंग्वेज से उठा देते हैं। बट यहाँ पर क्या है, अनकंडीशनल। अनकंडीशन का मतलब कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, तो इसी को क्या कहेंगे, स्वाभाविक। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन लागू हो गई तो वो क्या है, अस्वाभाविक। वो क्या है, अस्वाभाविक। जैसे कि पावलोव वाले सिद्धांत में तुमने पढ़ा था कि कुत्ते के सामने जब भोजन लाया गया, भोजन को देखकर ऑटोमेटिक लार आ जाती है, तो भोजन को देखकर लार आना तो वो क्या था, स्वाभाविक था।
लेकिन बाद में फिर उनके बीच में क्या बनवा दिया था, एक अनुबंध बनवा दिया था कि भोजन और घंटी साथ साथ ला रहे थे, और फिर घंटी को थोड़ा सा पहले लेकर आए, तब भी कुत्ते के मुंह से लार आने लग गई। तो वो लार आना घंटी को देखकर, घंटी की साउंड को सुनकर लार आना, वो कैसा उद्दीपक था उसके लिए, अस्वाभाविक। यानी कि घंटी कैसा काम कर रही थी, अस्वाभाविक उद्दीपक की तरह काम कर रही थी, या कंडीशनल उद्दीपक था। और यहाँ पर क्या था, भोजन के साथ अनकंडीशनल उद्दीपक। थोड़ी सी हिंट की फॉर्म में लिख लो कि जब कैसे लिखोगे, भोजन, अब चटनी बन रही है, हमारे मुंह में अपने आप ही पानी आ जाता है, लहसुन की चटनी बन रही है, पानी आ गया, तो वो क्या है, वहां पर कोई अनकंडीशनल चीज है, कोई ऐसा उद्दीपक है कि नेचुरल ऑटोमेटिक हमारे मुंह में लार आ गई। यानी कि भोजन को देखकर लार आना, ये तो क्या अनकंडीशनल। अब मान लो किसी को प्यास लगी है, पानी को देखकर उसकी प्यास और ज्यादा क्रियाशील हो जाती है, ये नहीं कि उसको ये लगता है कि पानी है, प्यास पहले से थी, तो वो और ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। बट मटके को देखकर हमें नहीं पता कि मटके के अंदर पानी है या नहीं है, मटके में हमें पता है कि पानी होता है, प्यास लगी हुई थी, मटका देखकर हमारा उद्दीपक और ज्यादा क्रियाशील हो गया। इसका मतलब क्या है कि पानी तो हमें दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ मटके से ही क्रियाशील हो जाना उद्दीपक का, वो कैसा होता है, वो कंडीशनल होता है। मटके के साथ एक कंडीशन जुड़ गई, एक अनुबंध बन गया, जो पावलोव के सिद्धांत में घंटी के साथ अनुबंध बन रहा था। तो इसी के फॉर्म में बताऊं, पावलोव वाला अगर तुम्हें याद रहे तो घंटी की आवाज से मुंह में लार आ जाना, मुंह में लार आ जाना, ठीक है। यहाँ पर ये जो घंटी है, ये किसकी तरह काम करती है, कंडीशनल स्टिमुलस की तरह काम करती है। मैंने क्या बताया था, एक उद्दीपक बताया था, यानी कि सबसे पहले तो क्या बताया था, प्रेरक। प्रेरक क्या होते हैं, जिन चीजों को देखकर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए, वो तो हमारे लिए किसका काम करते हैं, प्रेरक का काम करते हैं। अगर प्रेरक क्रिया से पहले दिखाई दे तो वो क्या होते हैं, स्टिमुलस, और क्रिया के बाद दिखाई दे तो वो क्या होते हैं, रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ठीक है, इसी पेज के ऊपर फिर पुनर्बलन को और पढ़ लेते हैं। पुनर्बलन भी दो तरीके का होता है। पुनर्बलन, ठीक है, एक क्या होता है, सकारात्मक, जिसको बार बार करने का मन करे, और दूसरा पुनर्बलन कैसा होता है, नकारात्मक। ठीक है, यानी कि किसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, तो सकारात्मक जो पुनर्बलन है ना, जो अनुक्रिया है, वो कहां से आती है, वो हमारी अनुक्रिया को बढ़ा देती है, और नकारात्मक पुनर्बलन है वो हमारी क्रिया को घटा दे, क्योंकि हम तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्रिया ही कर रहे थे। यानी कि जो सकारात्मक पुनर्बलन है वो अनुक्रिया रिस्पॉन्स को, अनुक्रिया को बढ़ा देता है। खाना खाया, टेस्टी लगा, सकारात्मक पुनर्बलन था, फिर बार बार और खाने का मन करेगा। लेकिन जो दंड होता है, जो पुरस्कार होते हैं, वो नंबर लाने के भय से जो दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन। तो वो हमारी अनुक्रिया को क्या कर देते हैं, घटा देते, अनुक्रिया को घटा देते। नॉर्मल सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए या नकारात्मक। ऑब्वियस सी बात है कि किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट पर पहुंचना है तो हमें कैसा पुनर्बलन मिलना चाहिए, पॉजिटिव पुनर्बलन मिलना चाहिए, सकारात्मक रेनफोर्समेंट मिलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया, मतलब ये शब्दावली जो करवा रही हूँ ना, ये बाद में यूज होगी। नया शब्द एक और निकल कर आता है, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, संबंध, किसी चीज के साथ संबंध स्थापित करना। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, और मोटिवेशन के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, मोटिव पढ़ रहे हैं। जो हमारे प्रेरक हैं उनके साथ क्या बनाना है, हमने बॉन्ड बनाना है। तो यानी कि क्रिया का जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है ना, वो किसका काम करता है, वो बॉन्ड बनाने का काम करता है। स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा था, किसकी बात कर रहे थे, स्वाभाविक के अंदर जिसके ऊपर क्या था, अनकंडीशन था, यानी कि कोई कंडीशन लागू नहीं थी। ये बॉन्ड की बात कौन करते हैं, पहली बात तो ये बॉन्ड की बात कौन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं। थॉर्नडाइक वो क्या कहते हैं कि किसी भी एक क्रिया के स्वाभाविक उद्दीपक से जो जोड़ा जाए उसको क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। यानी कि जो क्रिया की थी, क्रिया के स्वाभाविक
उद्दीपक। दो तरह के उद्दीपक बताए थे, एक स्वाभाविक एक अस्वाभाविक। क्रिया के स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे बॉन्ड कहते हैं, उसे संबंध कहते हैं, संबंध या बॉन्ड कहते हैं। अस्वाभाविक कौन सा था? खाने को देखकर कहते हैं, खाने को देखकर लार आना। जो खाना था, भोजन था, वो क्या था? स्वाभाविक था। और एक होता है बॉन्ड के बाद एक होता है संबंध और दूसरा होता है अनुबंध। अनुबंध, ठीक है। अनुबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये बात, अनुबंध वाली बात किसने की थी? पावलोव ने की थी। यहाँ पर क्या, अनुबंध को क्या कहते हैं? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग कौन सी थी? जो भोजन के साथ साथ घंटी लाई जा रही थी, वो किसका काम कर रही थी? कंडीशन का काम कर रही थी। यानी कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाए, उद्दीपक के साथ जोड़ा जाए उसे अनुबंध कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। तो जो घंटी थी, घंटी को देखकर लार आना, घंटी को देखकर लार आना, ये कैसा अनुबंध था? ये कैसा अस्वाभाविक उद्दीपक था? घंटी किसकी तरह काम कर रही थी? अस्वाभाविक उद्दीपक की तरह काम कर रही थी। और यहाँ पर क्या बन गया था? एक अनुबंध बन गया था। किसके बीच में? घंटी और लार के बीच में। और ये अनुबंध की बात करने वाले कौन थे? पावलोव। पावलोव, ठीक है। संबंध की बात करने, संबंध को स्थापित करने वाले तो कौन थे? थॉर्नडाइक। अधिगम वाले चैप्टर में पढ़ते हो, क्योंकि अभिप्रेरणा की भी जरूरत कहाँ पड़ती है? अधिगम वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं इसको भी। सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? सीखने के लिए हमें अभिप्रेरणा चाहिए, यानी कि अधिगम करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? अभिप्रेरित होना चाहिए। किसी भी चीज को हम सीख रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? मोटिवेशन होनी चाहिए, तभी हम उस चीज को सीख पाएंगे। अब अगर सीखने के लिए मोटिवेशन नहीं है तो बीच मझधार में उस चीज को छोड़ देते हैं। अब तुम्हें पेपर क्लियर करना है, तुमने बहुत जोर शोर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन बीच में अगर तुम्हें मोटिवेशन ना मिली, तुम्हें मोटिवेट ना किया गया, तुम्हें प्रेरक ना दिखाया गया, तो तुम अपने आप में ढीले पड़ जाओगे और तुम उतना सीरियसली तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। यानी कि अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित होना जरूरी है। छोटा छोटा डिफरेंस। अधिगम क्या होता है? लर्निंग। और अभिप्रेरित क्या होता है? मोटिवेशन। यानी कि अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बॉन्ड, संबंध स्थापित करना पड़ेगा, या फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक अनुबंध को स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैकडूगल ने, अभिप्रेरणा की एक डेफिनेशन लिखवाऊं अभिप्रेरणा के बारे में। मैकडूगल ने क्या कहा था? मैकडूगल, क्योंकि ये चैप्टर करें तो मैकडूगल को तो हम भूल ही नहीं सकते। मैकडूगल ने क्या डेफिनेशन दी थी? कि ये हमारे एक शारीरिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक दशाएं होते हैं। यानी कि अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया है। ये एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो मनुष्य या प्राणी लिखो, क्योंकि उसके अंदर वो भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। मनुष्य को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्राणी को लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करती है। लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अब अगले टॉपिक से जो अभी करवाऊंगी वहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। ये तो तुम्हारी क्या थी? एक शब्दावली थी, ठीक है। यहाँ तक हम क्या पढ़ रहे थे? एक शब्दावली पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट डाल के लिखो, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, ठीक है। ऊपर वाली क्या थी? शब्दावली थी। अगर तुम्हें मोटा मोटी करवाऊं तो ऊपर वाली शब्दावली में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अभिप्रेरणा क्या होती है, ठीक है।
फिर उसके बाद मोटिव क्या होते हैं, जो हमें दिखाई दे, जिसको देखकर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, वो हमारे लिए किसका काम करेगा, मोटिव का काम करेगा, प्रेरक का काम करेगा। अब उस प्रेरक को देखने से पहले हमने रिस्पॉन्स दे दिया, क्रिया कर दी, तो वो हमारा स्टिमुलस है, यानी कि उस उद्दीपक को देखकर हमने क्रिया की। और अगर उसके बाद किया, यानी कि हम फिर क्या दे रहे हैं, उस चीज के ऊपर पुनर्बलन दे रहे हैं। तो पुनर्बलन भी दो तरीके का था और स्टिमुलस भी। फिर हमने क्या किया, बॉन्ड स्थापित किया, बंध स्थापित किया, और एक क्या किया हमने, अनुबंध स्थापित किया। जो अनकंडीशनल चीजें होती हैं, जो नेचुरल चीजें होती हैं, जो स्वाभाविक होती हैं, वहां पर तो हमारा क्या बनता है, संबंध बनता है उसके साथ। भोजन को देखकर अपने आप ही मुंह में लार आ जाना, लहसुन की चटनी को देखकर, खुशबू को सूंघकर मुंह में लार आ जाना, वो तो क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था। और एक होता है कि मटके को देखकर, हमें नहीं पता उसके अंदर पानी है या नहीं, या हम गर्मी में कहीं खेत में जा रहे हैं और हमें कुआं दिखाई दिया, अब कुएं में से पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वो क्या है, वो वहां पर एक संबंध स्थापित हो जाता है, और उस संबंध को क्या कहते हैं, अनुबंध। अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, ये तो किसने दिया था, पावलोव ने दिया था, ये लिखा हुआ पावलोव ने दिया था। और बंध का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक के अंदर घुसते हैं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, ये अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या है, इसको हेडिंग डाल के ब्लॉग बना लो, चाहे मेन टॉपिक है ये आपका। सबसे पहले विशेषता क्या है, अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है, यानी कि किसी चीज को सीखने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अभिप्रेरित होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। यानी कि ये क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, यह एक अधिगम का, अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, सीखने का उच्चतम, यानी कि हम अधिगम कब करेंगे, जब हम क्या होंगे, हम मोटिवेटेड होंगे। उच्चतम को आगे क्या बोलेंगे, उच्चतम सीढ़ी है या सोपान है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये अधिगम का क्या है, यह अधिगम का हृदय, अधिगम का हृदय, या उसी को क्या बोल सकते हैं, दिल है। जैसे हमारे दिल से हम काम करते हैं ना, ऐसे ही अधिगम का दिल कौन है, अभिप्रेरण है। और क्या है, यह एक प्रक्रिया व परिणाम है, यानी कि यह क्या है, एक रिस्पॉन्स है। अभिप्रेरणा क्या है, यह एक प्रक्रिया है, क्रिया है, एक तरह की प्रक्रिया, व यह हमें रिजल्ट तक पहुंचाने का काम करती है। यह हमें क्या देती है, परिणाम देती है, परिणाम है, यानी कि प्रक्रिया और परिणाम है। और क्या हो सकता है, अधिगम का मुख्य चालक है, यानी कि अधिगम किसके कारण आता है, अभिप्रेरणा के कारण आता है। अधिगम का मुख्य चालक है, अधिगम का मुख्य चालक है, अधिगम का मुख्य चालक कौन है, अभिप्रेरण है। और क्या आएगा इसके अंदर, व्यक्ति के अंदर निरंतरता लाती है, यानी कि अगर अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है, तो आदमी में क्या आती है, निरंतरता आती है। व्यक्ति के अंदर निरंतरता लाती है, ठीक है। ये क्या थी, ये अभिप्रेरणा की क्या थी, विशेषताएं थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, अधिगम के सोपान। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अधिगम की विशेषताओं से पूछा जाता है, ऐसे ही अधिगम के सोपान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिगम के सोपान कौन कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके जो दूसरे नेम है वो भी लिख लेना। पहला सोपान क्या है, नीड। इसी सीरीज में होता है कि सबसे पहले हमारी क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसको क्या बोल देते हैं, आवश्यकता। ठीक है, अब आवश्यकता तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चालक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राइव, और हिंदी में क्या कहते हैं, चालक। इस चालक का ही दूसरा नाम क्या है, पर्णोद। क्योंकि चालक और ड्राइव तो तुम्हें याद रह जाता है, पर्णोद याद नहीं रहता। इसी को क्या कहते हैं, अंतर्नोद। इसी को क्या कहते हैं, अंतर्नोद। ये नाम जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस इस नाम से नहीं पूछे हुए, इन नाम से पूछे हुए हैं, पर्णोद, अंतर्नोद, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं चालक। अब चलकर कहाँ जाना है हमें, चलकर कहाँ जाना, हमारे गोल तक जाना है, उसी को क्या लिखा होता है,
इंसेंटिव लिखा होता है, उसी को क्या लिखा होता है, लक्ष्य लिखा होता है, उसी को क्या लिखा होता है, प्रोत्साहन लिखा होता है, प्रोत्साहन लिखा होता है, और उसी को क्या लिखा होता है, उद्दीपक लिखा होता है, उद्दीपक, या फिर कहीं कहीं पर स्टिमुलस भी लिखा होता है। अब तुम कहोगे कि स्टिमुलस की डेफिनेशन तुमने कुछ और लिखवाई थी, लेकिन जो उद्दीपक, जो जिस चीज, मान लो गाड़ी थी, गाड़ी को खरीदने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, तो वो गाड़ी मेरे लिए क्या था, लक्ष्य था, उस गाड़ी को प्राप्त करना मेरे लिए लक्ष्य था, उद्दीपक था वो मेरे लिए। उस उद्दीपक को देखकर ही तो मैं मोटिवेट हुई ना कि मुझे नौकरी चाहिए, मेन टारगेट था मुझे गाड़ी लेनी है। अब गाड़ी कैसे ली जा सकती है, या तो चोरी करके ले लूं, या फिर मैं क्या करूं, मेहनत करके ले लूं। यानी कि मेरा टारगेट, मेरा प्रेरक क्या था, मेरा लक्ष्य क्या था, मेरा गोल क्या था, गाड़ी लेना था। उसके लिए मेरे को गाड़ी की आवश्यकता हुई, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, मेहनत की, मैं अंदर से क्या रही, मोटिवेट रही। ठीक है, तो यानी कि उद्दीपक तक पहुंचना है, स्टिमुलस तक पहुंचना है, प्रोत्साहन है, लक्ष्य है, इंसेंटिव है, गोल, ये तीनों क्या है, अधिगम के सोपान है। बहुत बार पूछा जाता है, 3 ये दे देंगे, एक और दे देंगे, पूछेंगे अधिगम का सोपान कौन सा नहीं है, या एक इसमें देंगे, बाकी कोई और शब्द दे देंगे, बॉन्ड दे दिया और फिर कुछ भी दे दिया, मतलब अनुबंध दे दिया और इनमें से दे दिया, और पूछ लेंगे कि कौन सा अधिगम का सोपान है। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे पहले एक एक को डिस्क्राइब करें, तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं, नीड की करते हैं। किसकी करते हैं, आवश्यकता की करते हैं। किसी चीज की आवश्यकता है हमें। ठीक है, अब आवश्यकता किस तरीके से हो सकती है कि कोई आवश्यकता कंपल्सरी हो सकती है, जैसे कि भूख, जैसे कि नींद, प्यास, काम शक्ति, ये हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। और कुछ क्या हो सकती है हमारे लिए आवश्यक नहीं होती, गैर अनिवार्य होती है। यानी कि आवश्यकता भी 2 तरह की होती है, एक तो क्या होती है, अनिवार्य, यानी कि एक आवश्यकता तो कैसी होती है, अनिवार्य, और एक आवश्यकता होती है गैर अनिवार्य। अनिवार्य, अनिवार्य, और एक क्या होती है, गैर अनिवार्य। हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, जैसे कि उपलब्धि, अचीवमेंट आना, पॉलिटिक्स में आकर सत्ता में पहुंचना, ये हमारे लिए क्या है, गैर अनिवार्य है। लेकिन कुछ चीजें हमारी जरूरत के हिसाब से होती है, वो हमारी शारीरिक पूर्ति करती हैं, वो हमारे अंदर जन्मजात होती हैं, वो हमारे अंदर कैसी होती है, जैविक होती है। तो जो अनिवार्य है वो कैसी होंगी, यानी कि जो जरूरी है वो कैसी होंगी, एक तो वो होती है जन्मजात, ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है, वो शारीरिक, तीसरी क्या हो सकती है, वो जैविक हो सकती है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी है हमारे अंदर, जैसे कि भूख लगना, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, काम शक्ति, ठीक है, काम शक्ति का होना। और क्या हो सकता है इसके अंदर, मलमूत्र त्यागना, मलमूत्र त्यागना, त्यागना। इनको और क्या कह सकते हैं, ये हमारी प्राथमिक नीड है, प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकताएं। और द्वितीयक कौन सी होती हैं, जो गैर जरूरी होती हैं। अब गैर जरूरी कौन सी होती हैं, गैर अनिवार्य कौन सी होती हैं। सबसे पहली बात तो गैर अनिवार्य में क्या होता है, जैसे कि उपलब्धि हासिल करना, उपलब्धि, अचीवमेंट जिसको बोलते हैं। और क्या हो सकती है उपलब्धि के बाद, सत्ता में आना, ठीक है, सत्ता नहीं, सत्ता। पॉलिटिक्स में जो जाते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो किस में आने के लिए, उनकी आवश्यकता क्या होती है, सत्ता में जाना। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होती है, मिले तो ठीक है, ना भी मिले तो भी इसके बिना मर नहीं रहे, लेकिन भूख लगी है, खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे, प्यास लगी है तो भी मर जाएंगे। यानी कि ये हमारी क्या थी, शारीरिक थी। और वो कैसी होती है हमारी, वो हमारी उपलब्धि आना, सत्ता आना, या हमें प्रशंसा की जरूरत होती है, ये हमारे द्वितीयक प्रेरक है। सामाजिक आवश्यकता होती है, इनको हमें किसकी जरूरत होती है, सामाजिक। यहाँ पे तो क्या थी, शारीरिक, इनकी आवश्यकता क्या होती है, सामाजिक आवश्यकता होती है। हमें समाज में अपने आप को प्रूव करने के लिए इन द्वितीयक प्रेरकों की, द्वितीयक ये क्या होती है, प्राथमिक, और इनको क्या बोलते हैं, द्वितीयक आवश्यकताएं। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है, तो जन्मजात होती है, शारीरिक होती है, जैविक होती है। भूख, प्यास, नींद, काम प्रवृत्ति होना, मलमूत्र को त्यागना, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। तो इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उसके बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर प्रशंसा चाहिए, हमें उपलब्धि चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या होती है, द्वितीयक आवश्यकताएं होती है।
क्या पढ़ा हमने? अभिप्रेरणा के सोपान कौन कौन से? सबसे पहले इंग्लिश में याद करोगे तो क्या है? नीड है, ड्राइव है और गोल है। और हिंदी में याद करेंगे तो आवश्यकता है। ड्राइव के बहुत सारे नाम है, सारे नामों से क्वेश्चंस पूछा हुआ है। इंसेंटिव, गोल, लक्ष्य, प्रोत्साहन, उद्दीपक, ये भी उनके नाम है और उन नामों से पूछा हुआ है। हमने क्या पढ़ा? नीड। नीड कैसी होती है? हमारी अनिवार्य भी हो सकती है और क्या हो सकती है? गैर अनिवार्य भी हो सकती है। दूसरी बात आती है चालक। दूसरा टॉपिक क्या है अब हमारा? चालक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? चालक। पहली बात, उस चालक के सारे नाम पता होने चाहिए। उसको क्या कहते हैं? ड्राइव। और क्या कहते हैं? चालक। बार बार क्यों लिखवा रही हूं? क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अंतर्नोद, और क्या कहते हैं इसको? परनोद। ठीक है, परनोद। अब मैंने कहा कि मेरे को भूख लगी है, ठीक है, तो भोजन मेरी क्या है? आवश्यकता है, और भूख क्या है? मेरा चालक है। यानी कि जब आवश्यकता से क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जब आवश्यकता हो हमें और हमारी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, पानी की आवश्यकता है, ठीक है, पानी की हमें क्या है? आवश्यकता है, और पानी को देखकर प्यास को बढ़ जाना, ये हमारे लिए किसका काम करेगा? ड्राइव का काम करेगा। यानी कि इसमें कैसे लिखेंगे? जब आवश्यकता को देखकर, आवश्यकता होने पर क्रिया का बढ़ जाना, क्रिया का बढ़ जाना, ठीक है, तो ये किसकी काम करेगा? ये क्या है? ये जो क्रिया करेंगे ये हमारे लिए किसका काम करेगा? चालक का काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं कहूं कि प्यास है, आवश्यकता किसकी है? पानी की। यानी कि पहले हमें आवश्यकता होती है, फिर हम चालक की तरफ बढ़ते हैं। पानी हमारे लिए क्या होती है? आवश्यकता है, ठीक है, और प्यास है वो क्या है? हमारे लिए चालक है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि पानी आवश्यकता है या चालक है, तो पानी तो क्या है? हमारी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के होने पर हमारी क्रिया बढ़ गई, क्रिया बढ़ गई तो वो क्रिया हमारे लिए ड्राइव का काम करेगा, प्यास है वो हमारे लिए चालक का काम करेगी। दूसरा एग्जांपल और लिख लो, जैसे कि मैं कहूं भोजन, भोजन मेरी क्या है? आवश्यकता है, आवश्यकता है, और भूख, भूख किसका काम करेगी? चालक का काम करेगी। ठीक है, यानी कि भोजन को देखकर भूख, भोजन को देखकर मेरी क्रिया ने काम किया, और वो क्रिया किसकी तरह काम करेगी? एक ड्राइव की तरह काम करेगी, एक चालक की तरह काम करेगी, और भूख मेरे लिए क्या है? चालक है। यानी कि आवश्यकता है ना, वो चालक को जन्म देती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अभिप्रेरणा के सोपान पढ़ रहे हैं। पहला सोपान क्या था? नीड, आवश्यकता, और दूसरा सोपान क्या था? ड्राइव। यानी कि जो आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट है, लाइन लिख लेना, आवश्यकता ही चालक को जन्म देती है, देती है। अब तुम्हें तो ये लगेगा कि भूख लगती है तब हमें भोजन चाहिए, लेकिन भोजन की हमारे अंदर क्या थी? आवश्यकता, और भोजन तक पहुंचना हमारे लिए क्या था? लक्ष्य, और लक्ष्य तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? चालक। ठीक है, यानी कि ये भूख है तो ही जाएंगे ना, भूख नहीं है तो भोजन रखा रहे, सामने भोजन रखा है। वो कहते हैं ना कि घोड़े को पानी के तालाब तक लाया जा सकता है, लेकिन पानी पिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका वो अंदर से अभिप्रेरित नहीं है, उसका चालक काम नहीं कर रहा। यानी कि भोजन तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन भोजन खाने का मन ही नहीं है, भोजन चाहिए ही नहीं। पहले हमें क्या होनी चाहिए? हमें आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि हमें भोजन की आवश्यकता है, और उस भोजन तक पहुंचने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? चालक का सहारा लेते हैं। और यहाँ पर भूख किसका काम करती है? चालक का काम करती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, ये दूसरा था। तीसरा क्या था हमारे लिए? तीसरे को हमने क्या बोला था? हम उसको कहते हैं इंग्लिश में, तो पहले इंग्लिश वाले नाम लिख लेते हैं सारे, किस किस नाम से आ सकता है। सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य होता है, गोल होता है, यानी कि गोल। फिर लिखा होता है इंसेंटिव, फिर क्या लिखा होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस को क्या कहते हैं? उद्दीपक। गोल को क्या कहते हैं? लक्ष्य, और इसको कह देते हैं प्रोत्साहन। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? लक्ष्य, और चालक का सहारा लेकर हम कहाँ पहुंचेंगे? हमारे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि मैं कहूं कि आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति हो गई, जो आवश्यकता थी उससे चालक की उत्पत्ति हो गई, और उद्दीपक आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी कि आवश्यकता से, आवश्यकता थी किसकी थी?
भोजन की आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति हो गई, चालक की उत्पत्ति या जन्म हो गया, उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब इस चालक की सहायता से हम कहाँ पहुंचेंगे, उद्दीपक तक पहुंचेंगे। यानी कि उद्दीपक आवश्यकता की पूर्ति करता है। जो उद्दीपक है, गोल है, उद्दीपक आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी कि मैं फिर से इनको लिखूं तो सबसे पहले क्या हुई, हमारे पास नीड हुई, फिर हमारे पास क्या हुआ, ड्राइव आया, और ड्राइव के बाद हमारे पास क्या, कहाँ पहुंचे हम, गोल। यानी कि ये जो आवश्यकता है ना, उससे चालक की उत्पत्ति हुई, और ये जो गोल था, उद्दीपक था, वो ही इस आवश्यकता की क्या करता है, पूर्ति करता है। और ये एक चक्कर चलता रहता है, पहले नीड होगी, फिर ड्राइव तक जाएंगे, ड्राइव से गोल, गोल के बाद फिर वापस कहाँ आ गए, नीड। यानी कि नीड, ड्राइव, गोल, नीड, फिर से नीड, ड्राइव, गोल। ये क्या बन गई, एक तरीके का अभिप्रेरणा का चक्कर बन गया। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अभिप्रेरणा का चक्कर, अभिप्रेरणा का चक्कर। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये वाला ही चक्कर है, यानी कि पहले कहाँ पहुंचे, दोबारा लिखा मैंने नीड, फिर क्या कहाँ पहुंचे, ड्राइव, और ड्राइव फिर क्या मिला, गोल, और गोल प्राप्त हो गया, फिर वापस कहाँ आ गए, नीड। यानी कि ये ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। और दूसरा क्या हो सकता है, एक और होगा, यानी कि पहले क्या बना, नीड, फिर ड्राइव, फिर गोल, और फिर क्या बोल देते हैं, कोग्निटिव ज्ञान। यानी कि देखो, तुम्हारा अब तुम मान लो एचटेट दे रहे हो, एचटेट तुम पीआरटी लेवल का दे रहे हो। ठीक है, पीआरटी लेवल का एचटेट जॉब पाने के लिए लक्ष्य क्या था, एचटेट को क्लियर करना। आवश्यकता क्या थी, एचटेट को मतलब जॉब तक पहुंचने के लिए एचटेट क्लियर करना। ठीक है, तुमने मेरा सहारा लिया, मेरे से पढ़ने के लिए मैंने तुम्हारे किसकी तरह काम करा, ड्राइव की तरह काम करा, तुम्हारा पेपर क्लियर हो गया, तुम गोल तक पहुंच गए। अब तुम्हारे अंदर क्या हुई, एक पॉजिटिविटी आई, तुम्हें ये लगा कि पीआरटी का तो मैंने क्लियर कर लिया, मैं एक मेहनत और करूं तो मैं शायद टीजीटी का भी कर सकता हूं, लेवल 2 का भी कर सकता हूं। लेवल 1 का क्लियर होने के बाद तुम्हारे मन के अंदर संज्ञान बने, और तुम फिर क्या मेहनत करने लगे, लेवल 2 के लिए करने लगे। यानी कि ये एक तो अभिप्रेरणा का चक्कर यही वाला है, और दूसरा चक्कर को क्या बोला जाता है, संज्ञानात्मक चक्कर। ठीक है, यानी कि नीड हुई, फिर ड्राइव के पास पहुंचे, फिर गोल के पास पहुंचे, और गोल मिलने के बाद फिर तुम वापस यहाँ नहीं आए, तुम और आगे मूव करने लगे, और फिर यहाँ से फिर कहाँ पहुंचे, यहाँ पर। यानी कि इस तरीके का एक क्या होता है, चक्कर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेरणा के टाइप। नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेरक का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव। यानी कि प्रेरक का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण 3 आदमियों ने 3 तरीके से किया, लेकिन 3 तरीके से करने का मीनिंग नाम अलग अलग रख दिए। 3 तरीके से करने के लिए उन्होंने नाम अलग अलग रख दिए, लेकिन बात वही सेम की सेम थी, क्लासिफिकेशन। 3 वर्गीकरण करने वाले कौन थे, एक तो थे मैस्लो, एक थे थॉमसन, और तीसरा था गैरेट। यानी कि एक तो थे मैस्लो, दूसरे कौन थे, थॉमसन, और तीसरे कौन थे, गैरेट। 3 आदमियों ने इसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। जो मैस्लो थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी वही बात बोली, थॉमसन ने भी वही बात बोली और नाम बदल दिए, और गैरेट ने भी ऑलमोस्ट वही बात बोली और नाम बदल दिए। जो गैरेट थे वो क्या कहते थे कि जो मोटिव होते हैं, जो प्रेरक होते हैं, वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं और अर्जित होते हैं। यानी कि जन्मजात, जैसे कि जो शारीरिक होते हैं, जो जैविक होते हैं, वो जन्मजात होते हैं, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, काम शक्ति होना, मलमूत्र त्यागना, ये क्या थे, जैविक थे। और दूसरा क्या हो सकता है, वातावरण से अर्जित करना, उपलब्धि प्राप्त करना, प्रशंसा प्राप्त करना, सत्ता हासिल करना, वो क्या होती है, सामाजिक से समाज से प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या, कौन से प्रेरक बोला जाता है, अर्जित। यानी कि जन्मजात और अर्जित। अब इसी को थॉमसन ने किस तरीके से कर दिया, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक, भाविक
और कृत्रिम। स्वाभाविक कौन से होते हैं? जो मैस्लो के जो जन्मजात थे वही तो स्वाभाविक होते हैं। भूख लगना क्या है? स्वाभाविक है। नींद आना क्या है? स्वाभाविक है। कितना भी कंट्रोल कर लो, नींद आएगी, एग्जाम से पहले तो आएगी आएगी। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन हमारा माइंड का लेवल ऐसे चेंज हो जाता है, उस दिन हम पूरी रात रील देखते हैं, नींद नहीं आती। पढ़ना होता तो नींद आती। वो क्या है? स्वाभाविक है। सत्ता हासिल करना, प्रशंसा हासिल करना, उपलब्धि हासिल करना, वो क्या है? कृत्रिम है। वो कहां से मिलती है? समाज से। ये कहां से मिलती है? ये शारीरिक पक्ष होते हैं या जैविक पक्ष होते हैं। ऐसे ही गैरेट ने कैसे दिया? जैविक और दैहिक। क्या दिया उन्होंने? जैविक। अब जो स्वाभाविक थे, जो जन्मजात थे, उन्हीं को जैविक बोल दो या उन्हीं को क्या बोल दो? दैहिक बोल दो। ठीक है। और आगे वाले कौन से होंगे? सामाजिक होंगे और मनोवैज्ञानिक होंगे। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है। तो मैं बात करूं इस तरीके से कि जो जन्मजात है वही स्वाभाविक है और वही क्या है? जैविक दैहिक है। यानी कि मैं इनको इस तरीके से मिला सकती हूँ, नाम बदल दिए लेकिन बात वही है। ये तीनों एक साथ है। और फिर इन आगे वाला को मिलाऊं, अर्जित, कृत्रिम और ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ये सारे क्या है? एक साथ है। फिर से बताऊं, मोटिव, प्रेरक जन्मजात भी हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं। भूख, प्यास, नींद, काम, प्रवृत्ति, ये क्या है? जैविक है, जन्मजात है, स्वाभाविक है, जैविक है। जो वातावरण से, जो समाज से मिलते हैं मोटिवेशन, वो कैसी होती है? बाह्य मोटिवेशन। एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। ये सारे आंतरिक हैं और वो क्या होते हैं? बाह्य होते हैं। ठीक है। अब बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। टॉपिक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 2 थ्योरी करवाऊंगी, दोनों से सारे क्वेश्चंस निपट जाएंगे। थ्योरी तो बहुत सारी है लेकिन 2 ही थ्योरी करवाऊंगी। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। मोटी मोटी हेडिंग डाल लो, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो पहले सिद्धांत की बात करूं तो पहले क्या होती है? इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ, ये फर्स्ट थ्योरी है। ठीक है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। वैसे भी इसको पहला ही कहा गया। वैसे तो थ्योरी को हम आगे पीछे किसी की थ्योरी कुछ पहले पढ़ सकते हैं, किसी की बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसी थ्योरी को पहली थ्योरी बोली गई है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मूल प्रवृत्ति। कितनी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है? सीधा क्वेश्चन का रट्टा मान लेते हो। 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। किसने दी थी? विलियम मैकडूगल ने दी थी। ठीक है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। लेकिन आज इसको अंदर तक लेकर जाएंगे, वो 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती है। ठीक है। और मूल प्रवृत्तियां पढ़ने से पहले मूल प्रवृत्ति कहाँ आती है? पहले हमारे पास क्या होता है? एक भय होता है, फिर एक संवेग होता है और फिर हमारी क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है। यानी कि ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? काम तो इसके ऊपर विलियम जेम्स ने किया था, लेकिन इसको प्रसिद्ध किसने बनाया था? विलियम मैकडूगल ने बनाया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, या हम इसी को क्या बोल देते हैं? विलियम मैकडूगल। ये वही विलियम मैकडूगल है जिन्होंने एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी। विलियम मैकडूगल का सिद्धांत। ठीक है। कितनी मूल प्रवृत्तियां दी थी इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। 14 इंस्टिंक्ट बताए थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने पहले क्या कहा था? पहले आदमी में क्या आता है? मूल प्रवृत्ति से पहले संवेग आते हैं। संवेग का निर्माण पहले होता है। और फिर क्या आती है? और फिर मूल प्रवृत्ति आती है। अब ये जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, संवेग तो क्या हो गए? भूख लगना, नींद आना, डर लगना, काम प्रवृत्ति होना, ये तो हमारे क्या होते हैं? संवेग होते हैं।
और संवेग आने के बाद जो हम रिएक्शन देते हैं, जैसे कि भय, भय क्या है, एक संवेग, और भय आने से पलायन कर जाना, वो क्या है, हमारी मूल प्रवृत्ति। सांप को देखकर हमें क्या लगा, भय लगा, और हमने भागना शुरू कर दिया, वो हमारी क्या है, मूल प्रवृत्ति। बच्चों को यही कंफ्यूज होता है कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है, पलायन क्या है, मूल प्रवृत्ति, और भय, डर क्या है, संवेग है हमारा। ठीक है, काम शक्ति, काम शक्ति क्या है, हमारी संवेग है, और काम शक्ति के लिए कुछ मोटिवेट रहना, वो क्या है, हमारी मूल प्रवृत्ति है। वात्सल्य, वात्सल्य क्या है, एक संवेग है। ठीक है, और वात्सल्य के लिए मतलब बच्चे को देखकर प्यार उमड़ जाना, ये हमारी क्या है, किसी बच्चे को देखकर प्यार आ जाना, ये हमारी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मूल प्रवृत्ति होती है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं कैसे होंगी, तो जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, वो आदमी की, पहले तो ये लाइन इंपॉर्टेंट लिखो कि संवेग पहले आते हैं और उसके बाद क्या आती है, मूल प्रवृत्ति आती है। क्या लिखा है, ठीक है, बाद में चेक। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि मूल प्रवृत्तियां हमारे कहाँ होती हैं, व्यवहार में होती हैं। मूल प्रवृत्ति के कारण, मूल प्रवृत्ति व्यवहार में उद्गम करती है, यानी कि चेंज लेकर आती है, उद्गम करती है। ये सार्वभौमिक होती है, हर जगह हर इंसान में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये कैसी होती है, ये जन्मजात मूल प्रवृत्ति, यानी कि जन्म के साथ ही होती है। जो 14 मूल प्रवृत्ति है ना, ये जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, और क्या होती है, ये सार्वभौमिक। आपसे पूछा जाए कि मूल प्रवृत्ति के बारे में कौन सी बात, कौन सा कथन गलत है, तो ये जन्मजात होती हैं, ये सार्वभौमिक होती हैं, भौमिक होती हैं, और हर आदमी में एक जैसी नहीं होती हैं, हर आदमी में ये अलग अलग होती है। अब किसी को तो सांप देखकर डर लगता है और किसी को सांप को देखकर डर नहीं लगता। तो ये जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, ये हर इंसान में अलग अलग होती है। मूल प्रवृत्ति हर एक आदमी में, मूल प्रवृत्ति कम या ज्यादा हो सकती है। सभी प्राणियों में एक जैसी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। ठीक है, मूल प्रवृत्ति क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूल प्रवृत्ति क्या करती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है। ये जन्मजात होती हैं, ये क्या होती है, सार्वभौमिक होती हैं। हर प्राणी में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। जैसे जन्म के साथ ही बच्चे का रोना, ये क्या है, एक तरह की मूल प्रवृत्ति। गुस्सा आना, ये क्या है, मूल प्रवृत्ति। हंसना, ये क्या है, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखूं इसके, इसी पेज पे लिखते हैं एग्जाम्पल। उदाहरण, जन्म के साथ बच्चे का रोना, जन्म के साथ ही बच्चे का रोना। भूख लगना, और क्या हो सकता है, भूख लगना, भय लगना। छोटे से बच्चे के पास जोर से ताली बजाओगे तो उसकी आंखें झपक जाती हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है, भय लगने की मूल प्रवृत्ति है। अब कुछ बच्चे को तो ऐसे करते हैं, हाथ तो आंखें पलक के झपका देते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि मूल प्रवृत्ति क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन होती सब में है। और ये क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, और क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का जो पहला सिद्धांत था वो कौन सा था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने दिया था। काम शुरू विलियम जेम्स ने किया था, लेकिन इसका प्रतिपादन, इसका जनक किसको कहा जाता है, विलियम मैकडूगल को इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, और पहले क्या आते हैं, संवेग आते हैं, और संवेग आने के बाद क्या आती है, मूल प्रवृत्ति आती है। ये बात मैं लिखवा चुकी हूँ। अब आपसे 14 मूल प्रवृत्ति की बात करूं तो लिखो 14 मूल प्रवृत्ति।
एक तरफ हेडिंग बनाओगे संवेग की, यानी कि पहले क्या आते हैं संवेग, ठीक है, और फिर क्या आती है मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट थ्योरी, ठीक है। अब पहला संवेग कहा कि मैंने भय, ठीक है। अब भय लगा, मान लो किसी को सांप दिखाई दिया, तो उसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति होगी, ये भय तो क्या है उसका संवेग, ये मूल प्रवृत्ति नहीं है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। भय लगना क्या होता है, भय लगना क्या होता है, एक संवेग है, एक इमोशन है, इसको इंग्लिश में लिखोगे तो ये क्या है, एक तरह का इमोशन, ठीक है। इमोशन संवेग है, और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति होगी, भय लगेगा तो वो क्या करेगा, पलायन करेगा। पलायन का मीनिंग बिना समझ में है ना, तो साथ में ऐसे लिख लो भाग जाना, भाग जाना। अब एग्जाम्पल लिखवाऊंगी तो बहुत बड़ी क्लास बन जाएगी। सांप को देखकर भय लगा और वो वहां से भाग गया, शेर को देखकर भय लगा और वो वहां से भाग गया, यानी कि उसके अंदर मूल प्रवृत्ति कौन सी है, भागने की, पलायन करने की क्या है, मूल प्रवृत्ति है। दूसरी बात आती है कि एक बच्चे की दूसरे बच्चे से लड़ाई होगी और उस बच्चे में क्या आ गया, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स तोड़ दिया, तो जिसका ज्योमेट्री बॉक्स टूटेगा उसको क्या आएगा, क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो वो क्या करेगा, झगड़ा करेगा, उससे क्या करेगा, उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति पाई जाएगी, युयुत्स्वा, युयुत्स्वा, ठीक है। या फिर मैं कहूं युद्ध करना, युद्ध करना। अब ये नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ से युयुत्स्वा पलायन ना समझ आए तो साथ में ये लिख लेना ताकि तुम्हें याद रहे। सांप को देखकर भय आया, भाग गया। दो बच्चों की आपस में लड़ाई होगी, एक ने दूसरे का सिर फोड़ दिया, तो सामने वाला भी उससे क्या करेगा, युद्ध करेगा, उसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी, युयुत्स्वा। फिर आती है कि एक, मान लो मेरी कोई फ्रेंड है और उसकी बातें मुझे पसंद नहीं आती, मेरे को उससे बात करना अच्छा नहीं लगता, फ्रेंड तो है ही नहीं, फिर अच्छा ही नहीं लगता, तो कोई एक लड़की है जिससे मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर उसके लिए क्या है, घृणा है। तो घृणा है तो मेरी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, अप्रियता, यानी कि मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मूल प्रवृत्ति क्या है, अप्रियता। यानी कि घृणा तो क्या है, एक तरह का संवेग है, और अप्रियता क्या है, एक तरह की मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, करुणा, दया। नेक्स्ट क्या है, करुणा, ठीक है। अब किसी गरीब को देखकर, किसी अपाहिज को देखकर मेरे अंदर क्या आ गई, करुणा आ गई, मेरे अंदर दया आ गई, तो मेरे अंदर क्या है, दया, संवेदना, ये क्या है, मूल प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं तो करुणा, ये सारे क्या, इधर वाले क्या है, संवेग। नेक्स्ट क्या है, वात्सल्य, प्रेम भावना। वात्सल्य किसके लिए आता है, वात्सल्य, वात्सल्य किसके लिए आता है, माँ का बच्चे के प्रति प्यार होना। वात्सल्य को क्या कहेंगे, संतान के समान, ऐसे नहीं किसी के समान आ जाए। वात्सल्य की भावना किसके लिए आती है, संतान के प्रति प्यार, के प्रति प्यार का जागना, ये क्या होता है, वात्सल्य की भावना होती है, वो होती है मूल प्रवृत्ति होती है। 14 की 14 मूल प्रवृत्ति लिखवाऊंगी, वैसे आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये टॉपिक क्या है। फिर आती है कामुकता, काम प्रवृत्ति। कामुकता संवेग है, और काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति होना क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। फिर आता है आश्चर्य। अब किसी को आश्चर्य हुआ, यानी कि वो उस चीज को जानने की कोशिश करेगा। कोई लड़का क्लास में बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन क्लास में फर्स्ट आ जाता है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, आश्चर्य करूंगी, और आश्चर्य होने के बाद क्या करूंगी, उस जानूंगी कि फर्स्ट कैसे आ गया, यानी कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट 8 का और क्या हो सकता है, आगे पीछे कुछ भी कर लेना इसको। आत्महीनता, आत्महीनता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मतलब मेरे अंदर क्या है, आत्महीनता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी होना, या स्वयं को नापसंद करना, स्वयं को नापसंद करना, पसंद करना, ठीक है। फिर आता है एक बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस में रहना, यानी कि एक तो क्या बोला मैंने, पहले वाला तो मैंने क्या कहा, आत्महीनता, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, आत्माभिमान, 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 आत्माभिमान। अब आत्माभिमान में क्या होगा, खुद ही गौरवान्वित होगा, उसको क्या होगा, आत्म प्रदर्शन की आदत होगी, गौरव होना, आत्म प्रदर्शन होना, आत्म प्रदर्शन करना है, आत्म प्रदर्शन होना। नेक्स्ट क्या होता है, एकाकीपन, जिसको सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, अकेला रहना अच्छा लगता है, एकाकीपन रहना, अकेले में रहना,
ठीक है, तो उसके अंदर मूल प्रवृत्ति क्या पाई जाएगी? समूहहीनता का भाव, समूह में रहना पसंद नहीं करता, समूहहीनता का प्रभाव, हीनता का प्रभाव, एकाकीपन है तो क्या होगा? समूह में रहना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या आती है? भूख, जो सबको याद रहती है, भूख। अब भूख है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? भोजन की प्रवृत्ति, भोजन प्राप्त की प्रवृत्ति। भूख है तो भोजन की प्रवृत्ति। ध्यान देना कि मूल प्रवृत्तियां कौन सी और संवेग कौन से। फिर आता है अधिकार भावना, किसी चीज के ऊपर अधिकार स्थापित कर लेना, अधिकार भावना, हर चीज के ऊपर अपना समावित्व अपना स्थापित करने की कोशिश करना, यानी कि संग्रहण करना, हर चीज को इकट्ठा कर लेना, संग्रहण कर लेना, संग्रहण करना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली है रचनाभूति, रचना, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसके अंदर हो, रचनावृत्ति, यानी कि वो क्या करता है? कोई नई नई चीजें बनाता है, और नई नई चीजें बनाएगा तो उसके अंदर क्या होगी? क्रिएटिविटी होगी, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होगी उसके अंदर। और लास्ट है आमोद, हास्य प्रवृत्ति, यानी कि खुश मिजाज रहने वाला। नेक्स्ट क्या है? आमोद। नेक्स्ट क्या है? आमोद, हास्य प्रवृत्ति, हास्य प्रवृत्ति के लोग। ये किसने दी थी? विलियम मैकडूगल ने। 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। वैसे अलग अलग कोई नहीं पूछता कि कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछ लेते हैं, जैसे कि वात्सल्य है तो संतान के प्रति प्यार, ये काम पर, ये उसकी क्या है? मूल प्रवृत्ति है। घृणा, घृणा है तो अप्रियता होगी, क्रोध हो गया, यानी कि ये हमारे संवेग हैं। यही बताने की कोशिश की थी कि पहले क्या आते हैं? संवेग आते हैं, और फिर क्या आती है? मूल प्रवृत्तियां आती है। ठीक है, संवेग के बाद मूल प्रवृत्ति आती है। 14 की 14 तुम्हें याद नहीं रखनी है, लेकिन एक बार इसको नजर मार लो कि ये हमारे संवेग है। आत्मभिमान, आत्महीनता होना, एकाकीपन होना, भूख लगना, अधिकार भावना, रचना वृद्धि, आमोद, ये हमारे संवेग है, और ये हमारी क्या है? मूल प्रवृत्तियां। और हमारे इस सिद्धांत का नाम क्या था? इंस्टिंक्ट थ्योरी। किसने दी थी? विलियम मैकडूगल ने। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14। कैसी होती है? जन्मजात होती है। और क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। और क्या होती है? सब में एक जैसी नहीं पाई जाती, कम ज्यादा पाई जाती है। लेकिन ये जरूर याद रखना, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति कितनी बताई थी? जो जन्मजात होती है वो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। और ये हमारा क्या है? एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। आपसे पूछा जाए इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दी थी? विलियम मैकडूगल ने। क्या है ये एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, एक मोटिवेशन का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत करेंगे जो किसने दिया था? मास्लो ने दिया था, अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत की हेडिंग डालो अभिप्रेरणा की, दो ही करवाऊंगी, अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? आवश्यकता का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता का सिद्धांत। और क्या बोल सकते हैं इसको? पदानुक्रमित सिद्धांत। और क्या बोल सकते हैं इसको? आवश्यकता सिद्धांत नहीं, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत। और क्या बोल सकते हैं? मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता। ये सारे नामों से एक ही बात है, एक ही सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका नाम? ठीक है, और देखते हैं और कुछ होगा तो इंग्लिश में इसका याद रख लेना। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत को क्या बोल सकते हैं? या पदानुक्रमित को बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, अब ये देने वाले कौन थे इसके? प्रवर्तक। पहली बात तो प्रवर्तक पता होना चाहिए, ये कौन थे? अब्राहम मैस्लो,
इन्होंने क्या कहा था कि किसी आदमी की नीड्स होती हैं, वो एक नीड पूरी होने के बाद उसकी नीड दूसरी बदल जाती है। यानी कि सबसे पहले एक निम्न स्तर की नीड होगी, वो पूरी हो गई तो फिर ऊपर वाली पे जाएगा, फिर और ऊपर वाली पे जाएगा। यानी कि पदानुक्रमित का इसीलिए बोला गया ना कि स्टेप बाय स्टेप उसकी नीड्स बढ़ती रहती है और लास्ट में जाकर वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि निम्न स्तर की मांग पूरी होने पर उच्च स्तर की मांग हो जाना, वही क्या होती है, वही आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत होता है। मेन लाइन है इसकी, निम्न स्तर की पूर्ति के बाद एमसीक्यू करवाऊंगी इसके बाद। निम्न स्तर की पूर्ति के बाद उच्च स्तर की मांग हो जाना, यही इसकी मेन लाइन। यानी कि सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमारी जो निम्न स्तर की आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकताएं होती है। मैं कहूँ कि निम्न स्तर की आवश्यकताओं की बात करूं तो निम्न स्तर की आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं। निम्न स्तर 3 तरीके से बांटा इन्होंने, फिर आता है मध्यम स्तर और फिर आता है उच्चतम स्तर, फिर आता है उच्चतम स्तर। सबसे पहले इसको समझा देते हैं। सबसे पहले आदमी को क्या आवश्यकता होती है, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं होती है। जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई आदमी को, उसकी भूख, उसका प्यास, ये शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो फिर उसको क्या चाहिए, उसको समाज से सुरक्षा चाहिए, उसको नियमों की सुरक्षा चाहिए, उसको एक कोई आंदोलन से सुरक्षा चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए उसको क्या चाहिए, घर चाहिए। अब घर भी मिल गया, अब घर मिलने के बाद फिर वो क्या कोशिश करता है, उसको सम्मान चाहिए, ठीक है, नहीं, सम्मान से पहले उसको क्या चाहिए, प्यार प्रेम चाहिए। अब प्यार प्रेम चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, समाज चाहिए। यानी कि समाज होगा, उसके घर के अंदर बहुत सारे आदमी रहेंगे। घर तो मिल गया, घर के बाद उसको बहुत सारे आदमी चाहिए, आसपास प्यारे संबंधी, सगे संबंधी, रिश्तेदार चाहिए। अब वो भी मिल गए, उसके बाद उसको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए। और समाज में सम्मान मिल गया तो उसको क्या मिल जाती है, आत्मसिद्धि मिल जाती है। लास्ट स्टेप क्या है, आत्मसिद्धि। यानी कि पूछा जाए कि अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत का उच्चतम स्तर क्या है, आत्मसिद्धि, और निम्नतम स्तर क्या है उसका, शारीरिक चीजें पूरी होना, शारीरिक आवश्यकताएं। तो लिख लो, पहला स्तर क्या था इसका, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। और उच्चतम क्या है, आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेना, आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेना। अब बीच में क्या क्या रह गया, प्राप्त करना। अब बीच में क्या चाहिए उसको, सबसे पहले तो उसको क्या चाहिए, शरीर है तो उसको क्या चाहिएगी, उसको सुरक्षा चाहिएगी, ठीक है। सुरक्षा मिल गई तो फिर उसको क्या चाहिए, समाज चाहिए, समूह चाहिए। फिर उसको क्या चाहिए, समूह चाहिए। और समूह में मिल गया तो फिर उसको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। सबसे पहले आदमी किसकी सोचता है, खुद के शरीर की सोचता है। उसको सर्दी नहीं लग रही हो, उसको भूख लगी है तो खाना चाहिए, उसको प्यास लगी है तो पानी चाहिए, बीमार है तो डॉक्टर चाहिए। खुद की इच्छाएं पूरी हो गई। खुद की इच्छा पूरी होने के बाद उसको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अब सुरक्षा के लिए उसको हो सकता है कि घर चाहिए, या उसको जो कायदे कानून समाज में बने हुए जो आंदोलनकारी है उनसे सुरक्षा चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा मिल गई, सुरक्षा मिलने के बाद उसको क्या चाहिए, समूह में रहना पसंद करेगा। अब समूह में मिल गया तो समूह में भोला डाला तो रह नहीं सकता। अब नौकरी प्राप्त किस लिए करते हो, तुम्हें चाहिए कि सम्मान, तो तुम्हें सम्मान भी चाहिए। और जब सम्मान मिल गया तो सम्मान मिलने के बाद फिर तुम्हें क्या चाहिए, सम्मान मिलने के बाद तुम्हें क्या चाहिए, आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो इसको पदानुक्रमित सिद्धांत क्यों बोला गया, क्योंकि ये निम्न स्तर से ऊपरी स्तर की तरफ जाता है, निम्न से ऊपरी की तरफ जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाई थी, एक टेबल बनाई थी। और पहले तो उस टेबल को यही बना देती हूँ, यानी कि उन्होंने इस तरीके से इसको डिफाइन किया था, ठीक है। ये क्या थी, एक टेबल बनाई और इसके कितने स्तर बताए थे, 5 स्तर बताए थे, 2 3 4 और 5। सबसे पहले क्या चाहिए, शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। फिर क्या चाहिए, सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा सर्दी गर्मी से भी हो सकती है ना, घर चाहिए। फिर क्या चाहिए उसको, समूह चाहिए या समाज चाहिए। फिर क्या चाहिए,
समाज का क्या करेगा, उसमें सम्मान भी चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, ठीक है। और फिर क्या चाहिए, आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। पूछा जाए कि निम्नतम स्तर कौन सा है, निम्नतम तो ये है, मध्य मध्य ये तीनों, और ये क्या है, उच्चतम। बस इतना ही है अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या था, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या था, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। प्रवर्तक कौन थे, अब्राहम मैस्लो थे, ठीक है। इतने से सिद्धांत में पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। एक बार फटाफट रीड मरवा देती हूँ, उसके बाद करेंगे हम एमसीक्यू। उसके बाद क्या करेंगे हम, एमसीक्यू, ठीक है। सबसे पहले बात करती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन शब्द, अभिप्रेरणा शब्द किससे लिया गया था, लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा से मोटिवेशन शब्द लिया गया था। मोटम से या मूवियर से, इसका मतलब होता है गति देना। अब गति किसको देंगे, अपने व्यवहार, किसी उद्दीपक को देखकर हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन आया, उस व्यवहार में जो परिवर्तन आया, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद को क्या रखना है, मोटिवेट रखना है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, ये एक आंतरिक शक्ति है, और ये व्यक्ति को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित किस लिए करती है, लक्ष्य तक पहुंचने की। उसके बाद मोटिव, ये छोटी सी क्या थी, शब्दावली थी, यहाँ से कुछ साफ हो गया है। ये एक थी शब्दावली, किसी भी चीज को देखकर, किसी स्थान को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसको जो चीज चाहिए, जो गोल होता है, वो क्या होते हैं, हमारे प्रेरक होते हैं, मोटिव होते हैं। अब उस गोल तक पहुंचने के लिए कुछ शब्दावली और यूज की थी, उस क्रिया से पहुंचने से पहले, यानी कि उस जो लक्ष्य होता है, जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक से पहुंचने से पहले जो क्रिया होती है, वो तो क्या कहलाती है, स्टिमुलस। और बाद में जो होता है वो रेनफोर्समेंट होता है। उद्दीपक दो तरीके होते हैं, पावलोव वाला और थॉर्नडाइक वाला, दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं अधिगम वाले सिद्धांतों में। फिर आता है पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या करता है, अनुक्रिया को बढ़ा देता है या अनुक्रिया को क्या कर देता है, घटा देता है। सेकंड स्लाइड में पढ़ा अधिगम के सोपान, ये बॉन्ड संबंध, ये नॉर्मल सी बात है, मेन टॉपिक है ये वाला। अधिगम के सोपान में नीड, ड्राइव और गोल, तीनों के ये वाले सारे नाम याद कर लेना, क्योंकि घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। अभी तुम्हें इसके एग्जांपल दूंगी। फिर आती है नीड। नीड अनिवार्य भी हो सकती है और गैर अनिवार्य भी हो सकती है। जो हमें जरूरतें होती हैं, जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, शारीरिक जैविक होती है, वो अनिवार्य होती हैं, और जो प्रशंसा, उपलब्धि, सत्ता होती है, वो गैर अनिवार्य होती है। फिर उसके बाद आता है ड्राइव। अब जो आवश्यकता होती है, यानी कि आवश्यकता होने पर क्रिया का बढ़ जाना, और वो हमारा ड्राइव का काम करेगा। पानी हमारी आवश्यकता है और प्यास हमारा चालक है। आवश्यकता ही चालक को जन्म देती है। और फिर गोल। गोल क्या होता है, लक्ष्य, जहां पर हम पहुंचते हैं। आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति हुई और उद्दीपक आवश्यकता की क्या करता है, पूर्ति करता है। फिर एक ये चक्कर, अभिप्रेरणा का चक्कर, नीड, ड्राइव, गोल, फिर वापस नीड पर आ जाते हैं। और एक कॉग्निटिव, मतलब फर्स्ट लेवल क्लियर करने के बाद स्टेट का तुम सेकंड लेवल क्लियर करने की सोचते हो, तो इसका मतलब क्या करते हो, वहां पर एक अभिप्रेरणा का क्या चल रहा होता है, चक्कर चल रहा होता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन। 3 आदमियों ने की थी, इसको भी लगा लो, पूछ लिया जाता है कई बार। क्लासिफिकेशन मैस्लो, थॉमसन और गैरेट, तीनों ने एक तरीके से की थी, नाम अलग अलग कर दिए थे। जन्मजात, स्वाभाविक और जैविक एक ही बात है। अर्जित, कृत्रिम और सामाजिक मनोवैज्ञानिक एक ही बात है। फिर उसके बाद आता है थ्योरी। पहली थ्योरी किसने दी थी, इसी को पहली थ्योरी बोला जाता है, इंस्टिंक्ट थ्योरी। ये जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है, ये क्या होती है, यही क्या है, फर्स्ट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी भी इसी को बोला जाता है। और ये किसकी है, अभिप्रेरणा की फर्स्ट थ्योरी। किसकी है ये, अभिप्रेरणा की फर्स्ट थ्योरी। देने वाले कौन थे, देने वाले थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, ये नाम जरूरी है। कितनी मूल प्रवृत्तियां दी थी, 14 मूल प्रवृत्ति दी थी, ठीक है। अब 14 मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी थी, वो अगली स्लाइड में मैंने करवा दी। अलग अलग नहीं पूछते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मूल प्रवृत्ति से पहले क्या आते हैं, सामयिक, और फिर क्या होते हैं, मूल प्रवृत्ति। दूसरा सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। सिद्धांत के ये सारे नाम तुम्हें पता होने चाहिए, घुमा घुमा कर पूछ लिया जाता है। और फिर पता होना चाहिए निम्नतम स्तर कौन सा है और उच्चतम स्तर कौन सा है। अब करते हैं हम कुछ एमसीक्यू। बीच में एक पेज खाली कैसे रह गया, इस पेज को करते हैं यहां से डिलीट।
ठीक है। अब फर्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रमित सम्मिलित नहीं है। अभी मैस्लो की 5 बताए थे पदान, 5 सोपान बताए थे। 5 सोपान में सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। ये तो क्या था हमारा फर्स्ट, ये क्या था हमारा फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा सुरक्षा, वो दे ही नहीं रखा। तीसरा क्या था हमारा? स्नेह, ये था हमारा स्नेह। फिर उसके बाद क्या चाहिए था? सम्मान चाहिए था, सम्मान नहीं दे रखा। और ये क्या था? 5वां, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ये वाला। ऐसा कोई व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह और संबद्धता, स्नेह तो चाहिए उसको, समूह चाहिए भाई, ये नहीं है स्नेह। व्यक्तिवाद और समूहवाद, अच्छा एक मिनट, ये फर्स्ट था। दूसरी सुरक्षा चाहिए थी, वो नहीं है। और तीसरा क्या चाहिए था उसको? समूह में रहना पसंद था। तीसरा ये है। और चौथा क्या था? चौथा क्या था? सम्मान, सम्मान नहीं है यहाँ पर। और 5वां क्या था? ये। तो इसका मतलब ये वाला नहीं है। नेक्स्ट देखो, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण क्या है? अभिप्रेरणा के चक्र का पहला चरण क्या बताया था? सबसे पहले क्या आती है? नीड आती है। फिर क्या आती है? ड्राइव आती है। और फिर कहाँ पहुंचते हैं हम? इंसेंटिव या गोल तक पहुंचते हैं। तो पहला चरण क्या था? आवश्यकता। प्रनोद दूसरा है, ये दूसरा है। आवश्यकता पहला है, प्रोत्साहन तीसरा है। और ये है ही नहीं, तो कौन सा है पहला? पहला कौन सा है? आवश्यकता। अभी एक्सप्लेन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक यानी कि जैविक नहीं है, दैहिक नहीं है, शारीरिक नहीं है। तो भूख लगना तो शारीरिक है, प्यास लगना भी शारीरिक है, नींद आना भी शारीरिक है। और उपलब्धि हासिल करना ये दैहिक नहीं है। ये कौन सा होता है? इसको क्या बोल सकते हैं हम? अर्जित बोल सकते हैं। इसी को हम कृत्रिम बोल सकते हैं, अस्वाभाविक बोल सकते हैं, अस्वाभाविक बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? सामाजिक बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या नहीं है? ये दैहिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरणा। अब जन्मजात तो क्या लगती है? जन्मजात तो क्या लगती है? भूख लगती है। ये भी बाद में होता है, दंड प्रोत्साहन ये सब बाद में होता है। सबसे पहले क्या होती है? भूख लगती है, जन्मजात होती है। अब्राहम मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझाने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया? कौन सा नहीं दिया गया? देखो, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? सबसे पहले शारीरिक चाहिए। फिर क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। ये तो था दूसरे वाला। उसको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। फिर क्या चाहिए उसको क्या चाहिए? सुरक्षा के बाद समाज चाहिए। और फिर उसको सम्मान चाहिए। तो ये वाला भी था उसको। फिर आत्मसिद्धि, आत्मबोध की आवश्यकता हो जाती। उपलब्धि वाला ऐसा अब्राहम मैस्लो ने नहीं दिया। देखो जैसे मैंने लैंग्वेज लिखवाई थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। शारीरिक चाहिए था, वो नहीं है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे सुरक्षा चाहिए थी। तीसरे नंबर पे समाज चाहिए था। फिर समाज में सम्मान चाहिए था। आत्म संबद्धता और प्यार की आवश्यकता ये चाहिए थी उसको। फिर आत्म यथार्थीकरण बन जाता, आत्मबोध की प्राप्ति हो जाती है। लास्ट स्टेप था, ऐसा नहीं था, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तो सबसे पहला तत्व क्या बताया था? आवश्यकता, यानी कि सबसे पहला तो था नीड। फिर क्या था? ड्राइव। और फिर क्या था? गोल। अब इसके अलग अलग नाम देखो। नीड को था आवश्यकता चाहिए। फिर ड्राइव को क्या बोला गया था? अंतर्नोद बोला गया था, परनोद बोला गया था, ठीक है। और क्या बोला गया था? चालक बोला गया था, यानी कि ये भी चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए? गोल चाहिए। और गोल को क्या बोलेंगे? अभिप्रेरक चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है अभिप्रेरक। इंसेंटिव, प्रोत्साहन, तो क्या चाहिए? उपलब्धि तो चाहिए, अभिप्रेरक नहीं। इसको क्या क्या बोला गया था? इसको स्टिमुलस बोला गया था, उद्दीपक बोला गया था, प्रोत्साहन बोला गया था, ठीक है। और लक्ष्य बोला गया था। लक्ष्य प्राप्त करना या उपलब्धि प्राप्त करना, तो ये भी है। तो कौन सा नहीं बचेगा? देखो इसको फिर से करवाऊं तो क्या नहीं है इसके अंदर से? सबसे पहला क्या चाहिए उसको? आवश्यकता चाहिए, आवश्यकता चाहिए, अंतर्नोद चाहिए और गोल चाहिए। अभिप्रेरक ऐसा कोई घटक नहीं था उसका। नेक्स्ट,
मास्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता कौन सी होती है? सबसे पहले आवश्यकता दैहिक आवश्यकता होती है, दूसरे नंबर पर सुरक्षा चाहिए, तीसरे नंबर पर सामाजिकता चाहिए, चौथे नंबर पर सम्मान चाहिए, और फिर क्या हो जाता है? आत्मसिद्धि। तो पहले नंबर पर क्या चाहिए था? पहले नंबर पर दैहिक चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने पर वह पेट में गड़बड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? खाने की इच्छा होती है तो क्या होता है? क्या हुई उसके अंदर? पेट के अंदर क्या हुई? पेट खाली रहने पर पेट में गड़बड़ाहट हो जाती है और उसके बाद उसको खाने की इच्छा होती है। तो यानी कि वहां पर क्या होती है? नीड होती है उसको वहां पर नीड नहीं, उसको वहां पर क्या होता है? ड्राइव, चालक। तो यहाँ पर क्या होगा? इसी को ड्राइव और इसी को चालक बोला जाता है, यानी कि ये है उसको इसकी आवश्यकता अंतर्नोद की। नेक्स्ट देखो, कौन सा विप्रेरणा का घटक नहीं है? अब घटक में आवश्यकता था, अंतर्नोद था, प्रोत्साहन था, रटन स्मृति ऐसा नहीं था, एचटेट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे इसके प्रतिपादक? विलियम जेम्स थे। ये तो किसके थे? ये तो आवश्यकता वाले सिद्धांत के थे। और ये विलियम मैकडोगल किसके थे? मूल प्रवृत्ति के। काम शुरू किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था, लेकिन प्रतिपादक किसको माना जाता है? मैकडोगल को माना जाता है। आत्म ने उपलब्धि की आवश्यकता है। अब उपलब्धि किसकी है? जन्मजात है क्या, या अर्जित है, या जैविक है, या सुरक्षा है? तो उपलब्धि ये क्या हो सकती है? ये होती है अर्जित। और क्या हो सकती है? अस्वाभाविक, स्वाभाविक। और क्या होती है? ये सामाजिक। ठीक है, जन्मजात नहीं होती है, जैविक नहीं है। जन्मजात और जैविक तो दोनों एक ही थे, एक थॉमसन ने नाम दे दिया था और एक किसने दे दिया था? एक ये वाला, एक गैरेट ने दे दिया था, और एक और कौन थे इसका वर्गीकरण करने वाले? मैस्लो। तो ये क्या होती है? उपलब्धि ये क्या होती है? समाज से अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती है। मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किए? किसने किए? मैकडोगल ने किए। ठीक है, नेक्स्ट, मैस्लो का सिद्धांत पर आधारित है। मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? आवश्यकताओं पर आधारित है। मैस्लो का सिद्धांत आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी बोला जाता है, आवश्यकताओं पर आधारित। मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति में संबंध होता है। मूल प्रवृत्ति का संबंध किसके साथ होता है? संवेग के। पहले क्या आते हैं आदमी में? संवेग आते हैं, और फिर क्या आती हैं? मूल प्रवृत्तियां आती हैं। यानी कि इसका संबंध किसके साथ होता है? संवेग के। जैसे कि मैंने कहा भय क्या है? एक संवेग। और पलायन करना ये क्या है? मूल प्रवृत्ति, भाग जाना। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है, केवल मनुष्य में होती है, सभी प्राणियों में, जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल बिल्लियों में होती है? नहीं, बिल्लियों में नहीं होती है, मनुष्यों में नहीं होती, सभी प्राणियों में होती है। ये सभी प्राणियों में होती है, और ये जन्मजात भी होती है, और यह प्राकृतिक भी होती है, नेचुरल होती है, सब में होती है, सार्वभौमिक है। आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। आवश्यकता का ये सिद्धांत का नाम है, और देने वाले कौन थे? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, पावलोव ने क्या दिया था? पावलोव तो अधिगम वाले चैप्टर में आते हैं। इन्होंने क्या? अनुबंध की थ्योरी दी थी। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक थे। ये संबंध, ये उसके थे, क्या बोलते, शास्त्रीय संबंध के जनक थे। मैस्लो क्या थे? आवश्यकता पदानुक्रमित देने वाले थे। ठीक है, वह संवेग जो सामान्यतः सुख देता है। अब सुख देने वाला कौन सा होगा? सुख देता है, एकाकीपन सुख नहीं देता। आत्माभिमान भी कहां से सुख देगा? भूख, करुणा। आत्माभिमान, आत्माभिमान ये क्या देता है? ये हमें सुख देता है, और ये क्या है? एक संवेग है। ठीक है, संतुष्टि देता है ये। नेक्स्ट, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम। आवश्यकताओं में सबसे पहले क्या था? शारीरिक, यानी कि ये तो पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पे थे सुरक्षा, तो पहला और दूसरा। तीसरे नंबर पर क्या चाहिए उसको? ये चाहिए, पांचवा, ये तीसरा है। और फिर क्या चाहिए उसको? ये चाहिए। और फिर क्या चाहिए? ये। तो अब ये देखो, 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, ये उसका सोपान थे। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी एक कोर्स की परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण क्या है? अब ये क्या करता है? एक विद्यार्थी एक कोर्स में परीक्षा पाने के लिए अच्छे ग्रेड, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको क्लास में फर्स्ट आकर अपने पेरेंट्स से वो लेनी है, प्रशंसा लेनी है, यानी कि अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है, उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, उसको क्या चाहिए? अच्छे ग्रेड। अब अच्छे ग्रेड चाहिए तो क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा।
और अगर वो बुद्धि के लिए करता तो क्या होता, उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है। अब जैविक, प्यास लगना क्या है, जैविक है। भूख लगना क्या है, जैविक है। लैंगिक अंतर्नोद यानी कि काम प्रवृत्ति होना, और जिज्ञासा, जिज्ञासा नहीं है जैविक। ये क्या होती है, ये अर्जित की जाती है, बाह्य होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम कौन सा होता है, सबसे पहले क्या होती है, आवश्यकता होती है, पहले करवाया था मैंने। फिर क्या होता है, चालक होता है, और फिर क्या होता है, आवश्यकता, चालक, और इसने तीसरे को क्या नाम दिया, चालक पहले नंबर पे लिख दी गलत, प्रेरणा पहले पर लिख दी, प्रेरणा लिखा है, तीसरा क्या है, प्रेरणा। ठीक है, तो आवश्यकता, चालक और प्रेरणा। नेक्स्ट क्या, खत्म। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या था, मोटिवेशन। मोटिवेशन के एमसीक्यू भी करवा दिए और मोटिवेशन की क्या करवा दी, थ्योरी भी करवा दी। क्लास को करते हैं यहीं खत्म। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है।